जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त अभर शुक्ला। आज हम फिर पहुंचे हैं कांग्रेस के महासचिव संजीव अरोड़ा जी के पास और आज है आज़ादी दिवस। तो कैसे आज़ादी दिवस इन्होंने मनाया और बचपन में कैसे आज़ादी दिवस मनाते थे, इन पहलुओं पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे हम जहरीली शराब पर और चर्चा करेंगे आज पूरे देश पूरी दुनिया में जो संकट है कोरोना पर। तो सबसे पहले हम आज़ादी दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। और सर, आज़ादी दिवस बचपन में भी आप मनाते होंगे और आज़ादी दिवस का जो मनाने का तरीका है थोड़ा सा चेंज हुआ है। फिलहाल इस बार तो कोरोना का संकट था और गांधी ग्राउंड में और जहां भी पूरे देश में आज़ादी दिवस आज बच्चों को नहीं शामिल किया गया। तो वो बचपन की यादें भी आपके जहन में होंगी, आज की भी होंगी। जहरीली शराब है, कोरोना है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं ये लाइव भारत को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज के इस दिवस की। शुक्ला जी, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ लाइव भारत के ज़रिए सभी देश के दर्शकों को। और मैं ये कहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज उन हज़ारों लाखों भारत माँ की बेटे बेटियों जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों को नश्यावर किया, आज हम उनको नमन करते हैं और उनको सजदा करते हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं सभी देशवासियों को। आज मेरा भारत, मेरा प्यारा भारत, मेरा देश 73 बरस का हो चुका है और आज हम देश की 74वीं वर्षगांठ जो आज़ादी का है वो मना रहे हैं। तो मैं तो यही उस परमपिता परमेश्वर, उस अपने भगवान से प्रार्थना करूंगा और ये कामना करूंगा कि मेरे भारत देश को, मेरे प्यारे भारत देश को किसी की नज़र ना लगे। ये हमेशा सूर्य की लौ की तरह, सूर्य की चमक की तरह चमकता रहे और चांद की शीतलता की तरह ये पूरे विश्व में अपनी शीतलता, अपनी चांदनी बिखेरता रहे। इसकी हवाएं हमेशा ही पूरे विश्व में सुख, शांति, समृद्धि और भाईचारे का संदेश देते रहें। और इसका हृदय, जो मैं समझता हूँ कि आसमान से भी विशाल है और विशाल हो, आसमान से ऊंचा हो इसका हृदय, और जिसमें संकीर्णता और संकुचितता और ये छोटी छोटी सोचों की कोई जगह ना हो, इसमें कतई भी इस तरह की कोई सोच ना रहे, सब में मैत्री भाव हो, भाईचारा हो और मेरा ये प्यारा देश खूब तरक्की करे, आगे बढ़े और बढ़ता ही रहे। जहाँ तक आपने बात की कि आज इस हर्षोल्लास के जो पर्व है हमारे भारत का जो सबसे बड़ा पर्व है, हमारी आज़ादी का पर्व, उसमें और आज से कुछ साल पहले, आज से 1 साल पहले ही, मतलब जिस तरह का हम मनाते थे, जिस तरह की खुशी से मनाते थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले के मंच से खड़े होकर कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि यहाँ पर मुझे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं नज़र आ रहे। आज हम भी जब सरकारी तौर पर, आप भी शायद वहीं थे, गांधी ग्राउंड में गए तो वहाँ भी वो सब सिंबॉलिक हो रहा था, वो हर्षोल्लास नहीं था, क्योंकि हमारा देश एक बड़ी ही विकट परिस्थिति से, बड़ी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। और इस समय मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। मैं ये कहूँगा कि महीनों बाद निकले हैं घर से दफ्तर की ओर, महीनों बाद निकले हैं घर से दफ्तर की ओर, गुजरा नहीं है अभी भी वो दहशत का दौर, अब तो उसकी बाहों का दायरा भी कहर लगता है, अब तो उसकी बाहों का दायरा भी कहर लगता है, कसम से मानो या ना मानो वो झूला भी जहर लगता है, मुझे ढूंढे से भी नहीं मिल रहा वो चौकीदार मेरा, मुझे ढूंढे से भी नहीं मिल रहा वो चौकीदार मेरा, जो कहता था कि मेरा पहरा इस देश में हर पहर लगता है। चौकीदार आपने शब्द यूज किया है, चौकीदार का इशारा किसके तरफ है? चौकीदार का इशारा माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर है। देखिए शुक्ला जी, आज जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो आज देश का बच्चा बच्चा कह रहा है।
एक इतनी बड़ी त्रासदी, एक इतनी बड़ी भयावह मतलब विकट स्थिति आज महामारी का रूप धारण कर लिया है उसने। हम चाहते अगर हमारा चौकीदार सतर्क होता, आप भी इस बात को महसूस करेंगे और देश का हर नागरिक जो भारत माता का बेटा है वो इस बात को महसूस करेगा कि जब ये महामारी पूरे विश्व में फैल रही थी, चाइना में फैल रही थी, हमें पता चल गया पीएमओ का एक बहुत बड़ा ताम जाम होता है, एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, हर चीज हर पल एक एक मिनट की खबर होती है उनको। और हमारा पीएमओ क्या इतना सुस्त था कि उसको जब पता चला तो उसी वक्त हमें चाहिए था इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स को बैन कर देते, पूरे मुल्क को सील कर देते, कोई बाहर से आदमी अंदर ना आता। और जब तक हमारी पर्याप्त तैयारी ना हो जाती हम बाहर के लोगों को हमारे अंदर आने की इजाजत नहीं देते। मुल्क से अंदर के अंदर प्रदेश टू प्रदेश ही हम कन्वेंस जारी रखते, बाहर से जो सीमाएं थी उनको सील कर देते। तो मैं समझता हूं कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक हम इस महामारी से बच सकते थे। नहीं, सीधा सीधा आपने आरोप पीएमओ ऑफिस पे लगाया। कुल मिला के हम बात करें पूरे देश की तो कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते जो कदम है वो पीएमओ ऑफिस ही जिम्मेदार है या जनता भी जिम्मेदार है जो कोरोना के काल में मास्क का प्रयोग नहीं करती, नियमों का प्रयोग नहीं करती। आप भीड़ देखते हैं मार्केट में। शुक्ला जी आप बड़े समझदार आदमी हैं, बुद्धिजीवी हैं, मैं पत्रकारिता में आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप बहुत पुराने आदमी हैं। ठीक है, आपने कह दिया कि लोग परहेज नहीं करते। अरे यार, ये परहेज की नौबत आई ही क्यों? ये मुश्किल आई। अब आप हर बंदे को, एक मजदूर को, एक रेहड़ी वाले को, एक रिक्शा चालक को कहोगे कि 10 20 50 रुपए का मास्क खरीदो, पहनो, फिर उसको जुर्माना लगा दो, ये अलग बात है। और 130 करोड़ की जनता है। जुर्माना तो पंजाब में भी लग रहा है, सरकार तो कैप्टन की है। मैं पंजाब की, अरे सबको लगाना पड़ेगा। मैं किसी के हक में या किसी के विपक्ष में नहीं हूं। मैं जो सच्चाई है, जो सच है, जो प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं। अब 130 करोड़ की जनता है, जरा सोचिए आप उनको 130 करोड़ को, आप 130 करोड़ को किस तरह से एक जैसा संभाल सकते हो? हर किसी का अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी तरंग है, अपना अपना सिस्टम है। वो कुछ लोग फॉलो कर भी रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा कर रहे हैं, ये नहीं, हर किसी को अपनी जान की परवाह तो है ही है। मैं समझता हूं अब जब ये भयावह स्थिति आ गई है तो हमें उन सब चीजों का प्रयोग करना ही चाहिए और करना ही जरूरी है। ये समय की मांग है, इसके बिना तो जिंदगी नहीं रहेगी, मौत में तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल तो वो तो करना है। लेकिन मेरी जो पीड़ा है वो कहीं और है। मेरी पीड़ा ये है, जिन सियासतदानों को, जिन हुक्मरानों को हमने इतनी ऊंची पदवी पर बिठाया, अपना चौकीदार बनाया, अपना सरबराह बनाया, अपना बादशाह बनाया, जिनके सर पे ये ताज रखा, इनको इतनी वोटों से जिताया, लोगों ने अपना विश्वास दिया, उन्होंने विश्वासघात क्यों किया? उनको ये क्या एक साजिश है या एक लापरवाही है? अगर साजिश भी है तो बहुत बुरी बात है, और अगर लापरवाही है तो उससे भी बुरी बात है। ये सोचने वाली बात है। आप सोचिए जरा, ये सोचिए आज हम सब नॉर्मल लोग हैं, किस तरह की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं? हमारा क्या कसूर है, क्या गुनाह है? जबकि सिर्फ आज हमें सावधानियां बरतने के लिए 130 करोड़ बंदों को कहा जा रहा है, तो उस वक्त थोड़े से बंदों की सावधानी बरतने से ये 130 करोड़ बच सकते थे। तो क्यों नहीं वो 56 जांच का सीना, वो ये वो ऐसे वो कैसे, वो क्यों नहीं बाहर आया? मतलब आपका कहने का मतलब जब एक पहला केस आया उसी वक्त सचेत हो जाना चाहिए था। और सब कुछ पहला केस जब चाइना में आया था, जी। हिंदुस्तान में तो आने की बात ही नहीं थी। हिंदुस्तान में तो दूर दूर तक कोरोना का नाम नहीं था। जब चाइना में ही हुआ था तभी हमें अपने बॉर्डर सील कर देने चाहिए। चलिए, आपने एक बहुत अच्छी बात की और पंक्तियां आपने गुनगुनाई, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। पर विडंबना है देश की, 73 साल बीत गए हैं, आज तक किसी भी शहीद को कागजों में, सरकारी कागजों में शहीद का दर्जा नहीं मिला। शुक्ला जी माफ़ी चाहूँगा, शायद यहाँ पर थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन गलत हो सकता है, थोड़ा कुछ मुझे भी ना पता हो, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बिकॉज कि ये पिछले थोड़े दिन पहले आपने एक जहरीली शराब का भी अभी चर्चा किया था। मैं डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, सरदार अरविंदर सिंह बुलारिया, सुख सरकारिया जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, हम सब तरन तारन उन जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने गए थे।
तो वो तो उनसे तो जो बात हुई, मैं शहीदों की बात कर रहा हूँ। तो उस समय एक ऐसा बात डीसी के साथ जब मीटिंग हुई थी तो उसमें एक बात उठी थी, मतलब कुछ लोगों ने ऐसे कह दिया कि इनको शहीद करार देना चाहिए। तो आप जैसे किसी पत्रकार भाई ने बोला कि जो शहीद हुए हैं उनको ऐसा नहीं दिया। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने वो लिस्ट पूरी बताई थी कि ये जो शहीद हैं, बकायदा उनके नाम थे, काफ़ी लिस्ट लंबी थी कि जिनको पंजाब सरकार ने अपनी ओर से शहीद का सर दर्जा शहीद दिया का है। दर्जा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, और अभी तक भगत सिंह शहीद नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद नहीं है, उधम सिंह शहीद नहीं है, यहाँ तक कि रामप्रसाद बिस्मिल शहीद नहीं है, मदन लाल ढींगरा उनकी कल परसों जयंती है। कोई आज तक आरटीआई का खुलासा है, एक भी शहीद पूरे देश में सपूत, एक भी शहीद का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। केवल पंजाब सरकार ने कागजों में दिया, नहीं दिया। बादल सरकार ने सरबजीत को शहीद करार दिया था और उनको पेट्रोल पंप दिया था। बाकी पूरे देश में आज तक, जहां तक मेरी नॉलेज है, आरटीआई का खुलासा है, किसी को भी शहीद का दर्जा नहीं मिला है जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी। अगर ये बात है तो ये बड़े दुख की बात है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ बात, वो तथ्यों पर आधारित है। हो सकता है, मैंने पहले भी आपको कहा कि हो सकता है मेरी जी इन्फॉर्मेशन में कुछ जी कमी हो, लेकिन वो जो लिस्ट थी वो मैंने खुद देखी है, उसमें उसमें मेरे नाम तो नहीं पड़े। लेकिन हमारे पंजाब सरकार की तरफ, पंजाब सरकार प्रयासरत है इसके यस, लिए। प्रयास आता, लिस्ट दी गई है, हाँ, लिस्ट लिस्ट दी गई भेजी है। गई है, हाँ, भेजी लिस्ट गई। पे मंजूरी अब नहीं लगी, लिस्ट भेजी अब गई है। ये केंद्र जी जी सरकार तो लिस्ट कांग्रेस की नहीं पंजाब है। सरकार ने भेजी है, पर अभी हाँ, तक चलिए मंजूरी नहीं अब हम हुई। जहरीली शराब की तरफ आते हैं। तरन तारण और अमृतसर की बात करें तो जहरीली शराब से इतनी मौतें हो गई। शराब का जो सिलसिला है, अभी भी अमृतसर की बात करें तो यहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं जो स्लम इलाके हैं, वहाँ पर शराब बिकती है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूँ प्रशासन फेल है, या शराब के तस्कर सियासत से जुड़ के। पुलिस प्रशासन की बात है तो मैं अमृतसर की बात करूंगा। अमृतसर में शायद उस दिन से, जिस दिन से ये कैजुअलिटीज हुई हैं, अमृतसर में शायद कोई कैजुअलिटीज नहीं है। जी जी लेकिन उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स, उसके बावजूद भी हमारे पंजाब पुलिस ने, हमारे माननीय कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने बिल्कुल तत्परता दिखाते हुए उन्होंने पूरे इलाके, जैसे ये अनगढ़ टाइप या और ऐसे मकबूलपुरा टाइप जो एरिया थे जहां पे ऐसी संभावनाएं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, उनको पूरी तरह से खंगाल लिया गया है। और जहां जहां भी ऐसा कुछ था, मेरे ख्याल से शायद आपकी टीम भी साथ में जी गई जी थी। हम गए थे जी, हम हाँ, आपकी जी टीम भी हरी के साथ गई पत्तन थी। गए थे जी। हरी के पत्तन भी गए थे, लाइव लाइव किया था इंडिया हमने। की टीम भी गई थी। तो ये अनगढ़ और मकबूलपुरा टाइप में वहां पे जो पुलिस दस्ते हैं हमारे, उनके नेतृत्व में जो जो ऐसा मिले उन पे केस भी दर्ज हुए हैं। और मेरे ख्याल से लगभग कोई 8,000 लीटर के करीब इन्होंने अलग अलग जगहों से शराब, शायद उससे ज्यादा भी हो, मेरा पूरा आंकड़ा नहीं है, वो बरामद भी की है। और दूसरी बात, जहां जहां पर ये पंजाब में जो सारे तरन तारण और समथिंग जहां जहां भी कैजुअलिटीज हुई हैं, वहां पर सीएम साहब का जीरो टॉलरेंस केस उन्होंने कहा है। लुधियाना में भी उन्होंने जीरो टॉलरेंस, उन्होंने बिल्कुल साफ कड़े शब्दों में डीजीपी को ये निर्देश दिए हैं कि किसी पॉलिटिकल, किसी भी दबाव में नहीं आने का, और बाहर किसके नाम की प्लेट लगी है जी जी उसके बारे में नहीं सोचना। जी जी जो दोषी है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी का है, वो चाहे अकाली पार्टी का है, वो चाहे बीजेपी का है, चाहे आम आदमी का है, या किसी भी पार्टी का है, या किसी भी संगठन, किसी भी ऐसे वैसे ये वो किसी से भी संबंध रखता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको उसी वक्त उसके ऊपर 302, 307 ऐसे तमाम धाराएं लगाने लगे। तमाम धाराएं लगाकर उनको जेल में बंद किया जाए। चलिए, ये तो सब सारी बातें हुई आज़ादी के मौके पे, और आप कुछ संदेश लाइव भारत के माध्यम से देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूँगा। हमारे गुरुओं की बानी है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजय, कौन पले कौ मंदे। मैं ये चाहता हूँ, हमारा भारत देश पीढ़ियों से ऋषियों, मुनियों, पीरों, पैगंबरों का देश रहा है, और भारत देश जो है वो हमेशा अग्रणी रहा है, पूरे विश्व को शिक्षा देने में, सीख देने में, उनको रास्ता बताने में अग्रणी रहा है। मैं चाहता हूं वही भारत देश मेरा पुनर्जीवित हो, और इसमें जो कमियां उत्पन्न हो चुकी हैं उनसे हम दूर हो, और फिर से मेरा भारत सोने की चिड़िया बने, और फिर से मेरा भारत जो पूरे विश्व का ज्ञानदाता रहा है, उसी तरह पूरे विश्व में
प्यार और भाईचारे का संदेश फैलाए और खूब खूब तरक्की करे और हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को ईश्वर, मेरा अल्लाह, मेरा पीर बाबा, मेरे भोले शंकर, मेरे गुरु नानक साहब, सभी मेरे परमेश्वर जिनका हम आराध्य हैं, जिनको हम मानते हैं, वो उनको इतनी तौफीक दें कि वो सभी लोगों को भाई बंधु समझें और प्यार से चलें और मुल्क की तरक्की करें। जय हिंद। तो ये थे लाइव भारत के साथ स्पेशल बातचीत करते हुए पंजाब कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सुनील अरोड़ा जी। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो मुद्दे उठाए और जो बातें की, बेबाक बातें की, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अक्सर आपने लाइव भारत पर अलग अलग लोग शख्सियतों के साथ हम इंटरव्यू करते हैं, लेकिन इनके पास जो शब्दों का चयन है वो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा चयन है। और जिस तरह से शायरी के साथ बातचीत करते हैं, देश के मुद्दे उठाते हैं और देश की बात करते हैं, मैं समझता हूँ देश के जितने भी सियासतदान हैं उन्हें ऐसी ही मुद्दे उठाने चाहिए। तो आप देख रहे थे स्पेशल इंटरव्यू संजीव अरोड़ा जी के साथ। हम फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक बने रहे लाइव भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।